फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको बात करते हैं कि ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है आपके लिए बिहार बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, मध्य निषेध, अदर कंपटीशन का बिहार का जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होगा वो सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है। और ये सीरीज जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हर एक सब्जेक्ट से एक रेशियो में कवर किया हुआ क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और उसका आंसर जो है आपका एनालिसिस जो है आपके ठीक उसके डिस्कशन के बगल में हम आपको करा देते हैं, ताकि आपको रिवीजन होने में ज्यादा आसानी हो, तुरंत याद हो और ज्यादा लंबा समय तक आपको याद रहे। ये 97 नंबर सेट है। इसके पहले का भी सेट अगर आपको देखना है तो हमारे केसीसी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और इसके सेट नंबर डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं, या आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। वहां से सभी सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ सॉल्यूशन किया हुआ, विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ भी आपको मिल जाएगा। तो अभी तक 97 नंबर सेट है, तो सोच लीजिए कितना 50 क्वेश्चन का ये जो सीरीज है। हालांकि इसके पहले 40 नंबर सीरीज तक हमने आपको 75 क्वेश्चन का भी सीरीज दिया था, तो आपको मिला जुला के एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, उसका सॉल्यूशन का। तो आप उसका रिवीजन करेंगे तो आगामी एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम्स हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्लियर? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर सेट का। 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोल की संख्या ज्ञात करना है। 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कहता है। चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले अनुभार दिया हुआ है। ऑक्सीजन का O2 का अनुभार हमें दिया हुआ है कितना? 12 ग्राम अनुभार दिया हुआ है। क्लियर? और हमें निकालना क्या है? मोलों की संख्या। तो मोल बराबर क्या होता है? मोल इज इक्वल टू, हालांकि पहले भी ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, लेकिन हूबहू यही नहीं था, इससे डिफरेंट था। तो मोलों की संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो मोल बराबर दिया हुआ भार होता है और बट्टा अनुभार होता है। तो दिया हुआ भार बट्टा अनुभार होता है। क्लियर? यही होता है। अब दिया हुआ भार आपको कितना है? 12 ग्राम दिया हुआ है, और अनुभार ऑक्सीजन का अगर निकालेंगे तो ऑक्सीजन का O2 का अनुभार अगर हम निकालते हैं तो ऑक्सीजन का अनुभार जो निकल जाएगा वो आपका कितना निकल जाएगा? ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन में अणु कितने हैं? 2 अणु है, तो 2 से इसको गुना कर देंगे, यानी 16 दूनी 32। ऑक्सीजन का जो अनुभार हुआ वो हमारा 32 हो जाएगा, बट्टा में 32। तो दिया हुआ भार बट्टा अनुभार, यही मोलों की संख्या निकलता है। बराबर आपका मान आ जाएगा 0.375। क्लियर? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो नागरिकता संशोधन कानून जो है उसको देखने के लिए कब पारित किया गया था, जरा इसको डिटेल समझने के लिए एनालिसिस पर ध्यान देंगे। नागरिकता संशोधन कानून, जिसे CAA काफी चर्चा में रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका पूरा रूप होता है। और यह बिल जो है लोकसभा से पारित हुआ था 10 दिसंबर 2019 को, जबकि राज्यसभा से यह 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून पारित कब हुआ था? तो जब राज्यसभा और लोकसभा से दोनों जगह से पारित हो जाता है तभी उसका डेट देंगे। क्लियर? तो लोकसभा से तो 10 दिसंबर को पारित हुआ, फिर अगले दिन 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से नागरिकता संशोधन कानून को पारित कर दिया गया, यानी CAA को पारित कर दिया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया था। तो आपका सही आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को। अब देखेंगे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो CAA पर हुआ तभी तो यह कानून बन पाएगा। कोई भी विधेयक पर जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो वह कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इस पर एक दिन के बाद आप 10, 11, 12 3 डेट याद रखेंगे 2019 में, दिसंबर के महीना में 10 दिसंबर को लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर होता है 12 दिसंबर 2019 को, तब यह कानून बन जाता है।
अब जरा समझेंगे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। तो इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 5 धार्मिक लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 धार्मिक लोग जो है उसके समुदाय के लोगों का अवैध शरणार्थी के रूप में नहीं देखा जाएगा। कहने का मतलब उसे अवैध करार नहीं दिया जाएगा, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, भारत की नागरिकता दिया जाएगा। क्लियर। 2014 तक जो भारत आए हुए इन 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, क्लियर, 31 दिसंबर 2014 तक इनको अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा, अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा और भारत की नागरिकता दिया जाएगा। यही CAA के तहत दिया गया है। अब यह अधिनियम 1985 ईस्वी के असम समझौते को खंडन करता है और इसमें कहा गया था, 1985 ईस्वी के असम समझौता में कहा गया था कि 25 मार्च 1971 ईस्वी के बाद बांग्लादेश में आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वे किसी भी धर्म से हो, उनका निर्वासित कर दिया जाएगा, यानी उनको भारत से निर्वासित कर दिया जाएगा। ये कहा गया था असम समझौता 1985 ईस्वी में। क्लियर। लेकिन वर्तमान समय जो 2014 ईस्वी, 31 दिसंबर 2014 ईस्वी तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे, उनको अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा, भारत की नागरिकता दिया जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पहली बार पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो वो भाग लिया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा भाग लिया गया था। जरा देखेंगे इसको। तो स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को होता है और इन्हीं के जन्म दिवस के याद में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। क्लियर। पहली बात। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य में से स्वामी विवेकानंद थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ, जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित है, बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1 मई 1897 ईस्वी को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनकारी या पितृद्युरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्राचीनकारी जो था वो मुगल काल में दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी किया गया था। यह प्राचीनकारी इसे ही कहा गया, पितृदुरा इसे ही कहा गया था। क्लियर। पितृदुरा का सबसे पहला जो अवशेष मिलता है, सबसे पहला प्रमाण मिलता है, मुगल काल में मिलता है, जिसे प्राचीनकारी कहा गया। यह संगमरमर पर जवाहरात से की गई जड़ावट थी, जिसमें सजावट के लिए पत्थरों को काटकर फूल, पत्ते तथा बेल बुके को सफेद संगमरमर में जड़ दिया जाता था। इस ऐतिहासिक कला का सर्वप्रथम प्रयोग मुगल काल में, जो जहांगीर के शासनकाल 1626 ईस्वी में नूरजहां, जहांगीर के शासनकाल में 1626 ईस्वी में नूरजहां जो उनकी पत्नी थी मेहरुनिशा, जिसका पहला नाम था मेहरुनिशा, नूरजहां ने जहांगीर उसको उपाधि दिया था। तो नूरजहां के द्वारा अपने पिता के मकबरा इत्माद उद दौला के मकबरा में किया गया था। इत्माद उद दौला का मकबरा वर्तमान समय में आगरा में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। सबसे ज्यादा विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाएगा वो बनाएगा लैंगिक जनन। क्लियर। अब लैंगिक जनन क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता को संभव बनाता है। क्यों भाई? तो क्योंकि लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन शामिल होता है, जिसका अर्थ है कि एक कोशिका का अपने डीएनए को दुगना करना। एक कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका जो होता है उसको उसके डीएनए को 2 गुना कर देना, उसके जीन को फेरबदल करना
और फिर 4 कोशिकाओं के बीच फेर बदल करने वाले डीएनए को विभाजित कर देना। तो सबसे ज्यादा विविधता कहाँ लैंगिक प्रजनन में संभव हो पाता है। लैंगिक प्रजनन देखेंगे क्या है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह प्रजनन जिसमें एकल माता पिता मतलब एकल माता पिता द्वारा किसी युग्मक के संलयन संतान द्वारा होता है। यानी किसी भी संतान का जन्म एकल माता पिता के द्वारा होता है, यानी माता पिता एक ही होते हैं। उसी के द्वारा अलैंगिक जन्म किया जाता है। क्लियर, अलैंगिक प्रजनन यही कहलाता है। जैसे अमीबा, हाइड्रा, ये सभी में अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें माता और पिता अलग अलग नहीं होते, एक ही शरीर में माता पिता दोनों मौजूद होते हैं। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा किया जाता है। संतान अपने माता पिता की सटीक प्रतिकृति और आनुवांशिक रूप से समान मात्रा में यह संतान पैदा होता है अलैंगिक जन्म में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है, तो वह राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग जो होता है वो राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। जरा इसको समझिएगा। प्राथमिक घाटा क्या है, तो चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे मतलब कुल व्यय माइनस सरकार का कुल व्यय और पिछले वर्ष के उधार पर दिए गए ब्याज के बीच का अंतर होता है प्राथमिक घाटा। अर्थात प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान के बराबर होता है। क्लियर। प्राथमिक घाटा किसको कहिएगा, तो प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधार पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दर्शाता है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतानों को छोड़कर खर्चों को पूरा करने के लिए उधार की राशि को भी दर्शाता है। क्लियर। यही से निकलता है प्राथमिक घाटा जो है वो राजकोषीय घाटा का अंतर ब्याज भुगतान होता है। कहने का मतलब है कि जब प्राथमिक घाटा हम निकालेंगे तो देख लीजिए राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। क्लियर। तो इसका मतलब है कि प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान बराबर राजकोषीय घाटा हो जाएगा। क्लियर, यही तो निकलेगा। प्राथमिक घाटा ये माइनस में ब्याज भुगतान है तो इधर आएगा तो प्लस में ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान अब बराबर इधर क्या चल जाएगा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। जरा समझिएगा कब किया गया था। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने, जिनका शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के बीच था, इन्होंने 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। राणा कुंभा का संबंध गुहिलौत वंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश, और इसी सिसोदिया वंश से इनका संबंध रहा था। आपसे क्वेश्चन डीपली पूछेगा कि राणा कुंभा का संबंध किस वंश से था, तो सिसोदिया वंश अगर न दिया हुआ रहेगा तो सिसोदिया वंश जो था वो गुहिलौत वंश का ही एक उप शाखा थी सिसोदिया वंश, और इसी वंश से संबंधित है राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत की 3 विद्याओं गीत, वाद्य और नृत्य में बड़े ही निपुण थे। राणा कुंभा ने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर टीका, कामराज रतिसार, नृत्य रत्न कोश। ये सभी पुस्तक की रचना राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। राणा कुंभा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदा सिंह के हाथों हो गई थी। राणा कुंभा की राजधानी की बात करें, मेवाड़ की राजधानी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। मुगल शासक जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है, तो ग्रीनलैंड जो है वो वर्तमान समय में किसका हिस्सा है, इसको समझने के लिए जरा इसको डीपली तरीका से समझेंगे। तो ग्रीनलैंड जिसका आर्थिक अर्थ होता है लोगों की भूमि, यह उत्तरी अमेरिका महादेश का उत्तर पूर्व में आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में जाना जाता है। मतलब क्षेत्रीय आधार पर अगर देखा जाए, क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका महादेश का हिस्सा है। क्लियर। और यह उत्तरी अमेरिका महादेश के उत्तर पूर्व में आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर।
इस देश पर यूरोपीय देश है, तो यह क्षेत्रफलीय आधार पर अगर देखा जाए तो यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन अगर देखा जाए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनैतिक अधिकार पर यूरोपीय देश डेनमार्क का इस पर अधिकार है, जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से यह कहां का, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। क्लियर। तो दो क्वेश्चन बनता है कि ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टिकोण से किसका हिस्सा है, तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से डेनमार्क, यूरोपीय देश डेनमार्क का इस पर अधिकार है। क्लियर। डेविस जल संधि की बात करें तो यह बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ देता है, वहीं बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप को अलग कर देता है, जबकि कनाडा और डेनमार्क को अलग करने का काम करता है। दो देश कनाडा और डेनमार्क को अलग कौन करता है, डेविस जल संधि। बेफिन द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप को अलग कौन करता है, डेविस जल संधि। बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ कौन देता है, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है वो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप को अलग कर देता है, वही कनाडा और डेनमार्क अलग हो जाते हैं। डेनमार्क की अगर ग्रीनलैंड की अगर मुद्रा की बात करें तो क्रोन जो है यहाँ की मुद्रा है और राजधानी नुक है। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो बनेगा वो आपको बनेगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाले एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है, तो उसे किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहा जाता है। जरा देखिएगा किण्वन क्या है, तो इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से मंद गति से अपघटित होकर सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी यह अवायवीय शोषण का एक प्रकार होता है। किण्वन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो अल्कोहल या शराब के निर्माण में, पाव रोटी एवं बिस्कुट बनाने में, दही, सिरका और अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में किण्वन यानी फर्मेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। किण्वन की खोज की बात करें तो 1797 ईस्वी में क्रुइक्सेंक ने इसकी खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन इसका पहली बार लुईस पास्चर ने 1897 ईस्वी में की थी। अतः यही कारण है कि लुईस पास्चर को फादर ऑफ फर्मेंटेशन कहा जाता है, किण्वन का जनक कहा जाता है लुईस पास्चर को। क्लियर। फ्यूजर ने 1875 ईस्वी में इस किण्वन को अंतराणविक शोषण कहा था, जबकि कोस्टेटचेव ने इसे अवायवीय शोषण की संज्ञा दी थी। परिशोधित स्पिरिट की बात करें जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, परिशोधित स्पिरिट इथेनॉल और अत्यधिक सांद्रित रूप, इथेनॉल का अत्यधिक सांद्रित रूप होता है जिसमें 95% इथेनॉल होता है और मात्र 5% पानी होता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। जबकि समावयवी की बात करें, आइसोमर्स की बात करें तो ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु भौतिक या रासायनिक या दोनों प्रकार के गुण अलग अलग होते हैं, वे परस्पर एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। जरा देखिएगा, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में देश बंधु चित्तरंजन दास जो कि स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इस स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास और पहले सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। इसे स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से इसका गठन किया गया था। इनके अन्य संस्थापक सदस्यों में से नरसिंह चिंतामणि केलकर, तात्या साहेब केलकर जिसे कहा जाता है साहित्य सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो नरसिंह चिंतामणि केलकर अन्य संस्थापक सदस्य में से तथा विठल भाई पटेल भी थे। इस स्वराज पार्टी के गठन का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस ले लेना, जो कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। क्लियर। प्रथम अधिवेशन जो है इसका स्वराज पार्टी का वो मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो 7.84% है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। अब जरा देखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसे प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है।
सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था वन स्थिति रिपोर्ट को। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। 2021 में हुआ था, 2 वर्ष के बाद फिर 2023 में होगा। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह SAT-2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7300 यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बात करें बिहार में वन आवरण तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो पिछली रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, जिसे अलिंद निलय झिल्ली कहा जाता है, में मौजूद वाल्व को क्या कहा जाता है? उस वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिकपर्दी वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। जरा देखिएगा इसके फिगर को, कह रहा है दाएं अलिंद और बाएं निलय। अब देखेंगे हमारा हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर में बटा होता है, एक को दाएं अलिंद तथा दूसरे को बाएं निलय कहा जाता है। फिर दाएं अलिंद बाएं निलय, फिर बाएं अलिंद दाएं निलय, 4 चैम्बर में बटा होता है। शुरू से दाएं अलिंद बाएं अलिंद, ऊपर में आ से याद रखेंगे, ऊपर में अलिंद होता है और नीचे निलय यानी नीचे निलय होता है। तो अलिंद ऊपर में, बाएं अलिंद दाएं अलिंद, बाएं निलय दाएं निलय। क्लियर? अब जरा इसमें देखिएगा, दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद जो वाल्व होता है वो ये आपको ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये जो होता है कस्पिड वाल्व, वाल्व मतलब दीवार, ये ट्राइकस्पिड होता है, 3 झिल्लियों से घिरा हुआ ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्लियर? तो यही होता है दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद वाल्व ट्राइकस्पिड। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाएं अलिंद और दाएं निलय इन दोनों के बीच स्थित वाल्व जो होता है वो कौन सा होता है, तो मिट्रल वाल्व से कहा जाता है, या उसी को डाई या बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 2001 से लेकर 11 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 25.42% की वृद्धि हुई है। क्लियर? जो यह राष्ट्रीय औसत से 17.7%, तकरीबन 7.7% अधिक रही है। जो राष्ट्रीय आय कितना था, राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो हुआ है देश में वो 17.7% हुआ है। इसकी तुलना में बिहार में 7.7% अधिक रही है। क्लियर? बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1 से लेकर 11 तक 25.42% रही है। बिहार की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला की बात करें तो मधेपुरा है, जहां की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 31.12% है, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो गोपालगंज है, जहां की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 19.02% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित इसमें से नहीं है? तो जरा देखिएगा, प्रवासी भारतीयों से संबंधित जो भारत सरकार की पहल है वो कौन नहीं है? तो देखिएगा, पहला भारत सरकार की प्रमुख प्रवासी भारतीय पहल में बात करेंगे तो कौन कौन है इसको समझ लेंगे। तो जो नहीं है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर? जो नहीं है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखेंगे, PKVY ये भारत सरकार की प्रमुख प्रवासी भारतीय पहल के अंतर्गत पहला है। PKVY प्रवासी कौशल विकास योजना, यह भारतीय कामगारों के लिए एक योजना है। क्लियर? तो ये प्रवासी कौशल विकास योजना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही है भारत सरकार की एक प्रवासी भारतीय योजना। क्लियर? दूसरा है वज्र, ऑप्शन नंबर बी वज्र। वज्र जो है, ध्यान दीजिएगा, वज्र जो है ये उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का एक दौरा है। यह एक योजना ऐसा है
यह एक रोटेशन कार्यक्रम को औपचारिक रूप देने का काम करता है, जो भारत सरकार का एक प्रवासी भारतीय पहल है। क्लियर। तीसरा है आपके ऑप्शन में स्ट्राइव। अब यह स्ट्राइव क्या है, तो यह औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशिक सुदृढ़ीकरण है। यह योजना बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। यह योजना जो है वो बैंक की सहायता से शुरू किया गया है, न कि भारत सरकार की सहायता से शुरू किया गया है। तो ये भारत सरकार की पहल, जो प्रवासी भारतीय पहल है, उसके अंतर्गत स्ट्राइव को शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर। शामिल किया जाता है PKVI, SPDC, जिसे प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम कहा जाता है। इसमें स्नातक हेतु भारतीय मूल के तथा अनिवासी भारतीय छात्रों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्ति योजना के तहत रखा गया है। भारत को जानो कार्यक्रम यह भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय पहल है, जो युवाओं के लिए 18 से 30 वर्ष के लिए लागू किया गया है। ई माइग्रेट सिस्टम जो है, यह भी भारत सरकार का एक प्रवासी भारतीय पहल है, जो प्रवासियों के शोषण पर रोक लगाता है। क्लियर। और वज्र भी भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय पहल के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन स्ट्राइव बैंकों के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछता है शुक्राणु कहाँ बनता है। तो शुक्राणु जो है वो आपको बनता है वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। शुक्राणु जो है वो वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर आपको यहां पे बनाएंगे ऑप्शन बी, शुक्राणु वृषण में बनता है, या कोई भी ऑप्शन बना देंगे वृषण में, जरा लिख देंगे वृषण। शुक्राणु कहां बनते हैं? वृषण। वृषण यानी टेस्टिस में बनता है। अब यह वृषण जो होता है वह क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। वृषण जो होता है तो स्क्रोटम सैक यानी वृषण कोश में सुरक्षित होता है। यह वृषण कोश जो होता है वो बाहर की ओर, शरीर के बाहर की ओर लटका हुआ भाग होता है, जिसमें वृषण यानी टेस्टिस मौजूद होता है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर। बारी बारी से जरा समझिएगा इसके कंसेप्ट को। अंडकोश किसको कहेंगे? वृषण कोश किसको कहेंगे? टेस्टिकल या स्क्रोटल सैक किसको कहेंगे? तो यह त्वचा की बनी एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसमें वृषण मौजूद होता है, जो शरीर के बाहरी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा वृषण यानी टेस्टिस जो होता है, यह मनुष्य में पाया जाने वाला प्राथमिक नर जनन अंग होता है, जो सामान्यतः 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा अंडाकार संरचना होती है, जिसकी संख्या 2 होती है। और इसका कार्य शुक्राणु यानी स्पर्म्स का उत्पन्न करना होता है, स्पर्म का निर्माण करना होता है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या तकरीबन 20 से 20 लाख तक होती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो समझेंगे क्या होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड या ग्रंथि मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर एवं शिश्न यानी पेनिस के मध्य स्थित होता है, जिसे एक अम्लीय तरल यानी जिसका पीएच मान 6.5 होता है, इसका स्रावन होता है, जो वीर्य के 15 से लेकर 20% भाग का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा प्रोवाइड करने का भी काम करता है। वीर्य पुटिका यानी सेमिनल वेसिकल क्या होता है, तो ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है, जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि और वाल्वरेट्रल ग्रंथि भी मौजूद होती है। नेक्स्ट है वीर्य क्या है। बस स्पर्म और वीर्य में बड़ा कंफ्यूज होते होंगे कि क्या होता है, तो वीर्य समझेंगे। सीमेन क्या होता है, तो यह एक जैविक तरल होता है, जिसमें शुक्राणुओं के साथ साथ अन्य तरल भी मौजूद होते हैं, यानी कि वीर्य जो होते हैं इसी में सीमेन में ही शुक्राणु सुरक्षित होता है। और ये वीर्य जो होते हैं वो शुक्राणु को, स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और अपने स्थान तक इसको पहुंचाने के लिए इसे प्रोटेक्ट करता है और इसे न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है। क्लियर। वीर्य में कई शुक्राणु मौजूद होते हैं। वीर्य में शुक्राणु के साथ साथ अन्य तरल भी पाए जाते हैं, और यह शुक्राणु जब अधिवृषण यानी एपिडाइडमिस, शुक्रवाहिका यानी वैस डिफरेंसेस, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर्स ग्रंथि से गुजरता है, तो इसमें अनेक तरल मिल जाता है। और जब अनेक तरल मिल जाता है तो यही शुक्राणु जो मिश्रित शुक्राणु होते हैं तरल के द्वारा, उसी को वीर्य यानी सीमेन कहा जाता है। क्लियर। तो सीमेन के अंदर, वीर्य के अंदर ही शुक्राणु मौजूद होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है?
918 बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। जरा इसको समझिएगा, इस आंकड़े को। यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से 25 कम है, यानी भारत का लिंगानुपात 943 है 2011 की जनगणना की तुलना में, लेकिन बिहार की बात करें तो 918 है और भारत की तुलना में यह 25 कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला जो है वो गोपालगंज है, जहां का लिंगानुपात 1021 है। अब देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात क्या होता है। कहने का मतलब है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या अधिक होना, इसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहा जाएगा। क्लियर। अब कम लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम, इसे कम लिंगानुपात कहा जाएगा। क्लियर। अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई पुरुष की तुलना में, प्रति 1000 पुरुष की तुलना में 1000 से ज्यादा महिला, तो इसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहेंगे। कम लिंगानुपात जब प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कम हो जाएगा। क्लियर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां का लिंगानुपात 1021 है। दूसरा स्थान सीवान का आता है 988 है, तीसरा सारण का 954 है और चौथा किशनगंज का है 950। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है और 876 महिला ही प्रति 1000 पुरुष पर है मुंगेर में। दूसरा है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बिहार का भागलपुर, जहां का लिंगानुपात 880 है, खगड़िया का 886 है और चौथा शिवहर का 893 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। जरा देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अलावा पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर इनके अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन? फजल अली। अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर थे। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने जुलाई 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। क्लियर। अब यह आयोग जो बना, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन कानून बनाया गया था, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अब ये जब राज्य पुनर्गठन कानून बनाया गया तो इसके तहत गठित होने वाला भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। क्लियर। जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में ही भाषाई आधार पर कर दिया गया था और जिस समय इसका गठन किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य का, उस समय इसकी राजधानी कर्नूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग बाल्कनाइज्ड रबर के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बनाता है। यह कौन सा तत्व है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यह जो है वो सल्फर है। एक ही से ऑप्शन निकलता है। बाल्कनाइज्ड रबर के निर्माण में किया जाता है, इसका प्रयोग सल्फर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। सल्फर का प्रयोग किया जाता है ताकि वह रबर जो है एक किसी निश्चित प्रकार का आकार ले सके, इसलिए सल्फर को मिलाया दिया जाता है। इसके अलावा यह तत्व यानी सल्फर को गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया अगर कराया जाए तो इस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, तो वह तत्व सल्फर है। जरा देखिएगा, सल्फर तत्व जो है वो आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है और इसका प्रयोग जो है वो बाल्कनाइज्ड रबर में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। सल्फर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सुलबारी से हुई है, जिसका अर्थ होता है तांबे का शत्रु। सल्फर का संकेत S होता है और सल्फर का परमाणु संख्या 16 है तथा परमाणु भार इसका जो है वो 32 होता है। पृथ्वी के पटल में बात किया जाए सल्फर की मात्रा तो 0.05% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे परंतु इसमें इंजन नहीं है। यह 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। जरा देखिएगा, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में 321 धारा थी और 10 अनुसूची थे। शाही स्वीकृति 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को शाही स्वीकृति जो मिली वो 2 अगस्त 1953 ईस्वी को इसको शाही स्वीकृति दी गई थी। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को ही कर दी गई थी। क्लियर। 1937 ईस्वी को कर दी गई थी। नेहरू ने
इस 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को ध्यान दीजिएगा, यह अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र है। जवाहरलाल नेहरू का ही कथन था 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में। क्लियर। अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा भी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। फजल अली ने 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को फजल उल हक ने, जो बंगाल के सीएम थे, उन्होंने न तो यह हिंदू राज है और न ही मुस्लिम राज का अधिनियम है, इससे संबोधित किया था फजल उल हक ने। जबकि क्लीमेंट एटली ने 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है से संबोधित किया था। क्लियर। 1935 ईस्वी को शाही स्वीकृति जो मिली थी वो यहां बनाएंगे 1935 ईस्वी में 2 अगस्त के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन इसमें से है जो शामिल नहीं किया गया है? जरा देखिएगा, 7 निश्चय योजना बिहार सरकार का 2015 में भी आया और इसके बाद 2020 में भी 7 निश्चय योजना आया था, यानी 7 निश्चय योजना 1 और 7 निश्चय योजना 7 निश्चय योजना 2.0। क्लियर। तो 2015 में जो आया था 7 निश्चय योजना बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, वो 7 योजना था आर्थिक दल और युवाओं का बल। आर्थिक दल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल जल, घर तक पक्की गलियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर बिजली, लगातार अवसर आगे बढ़े और अवसर बढ़े आगे बढ़े। क्लियर। हर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली, यहां तक है हर घर बिजली योजना जो है ये 7 निश्चय योजना में शामिल किया गया, छठे में। और लगातार अवसर, लगातार अवसर यानी अवसर बढ़े आगे बढ़े, यह भी योजना था 2015 के 7 निश्चय योजना में। जबकि 2020 के 2.07 योजना के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये है 7 निश्चय योजना 2.0। क्लियर। तो इसमें कौन सा जो है वो आपको नहीं किया गया है? तो बाल कल्याण जो है वो कहीं भी शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। झरिया जो है झारखंड में कोयला खनन के लिए जाना जाता है। मथुरा जो है वो तेल शोधनशाला के लिए, और कलपक्कम जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है। तो आपका सही आंसर मिलेगा 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, उसे बल कहा जाता है। जरा देखिएगा, बल तो ऐसा ही कारक होता है जो किसी कार्य को करता है या करने की चेष्टा करता है या उस पर रोक लगाता है। बल एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है वो बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma प्राप्त होता है। क्लियर। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? अब स्वच्छंद उद्योग क्या है जरा इसको समझिएगा। तो स्वच्छंद या फूट लूज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो स्थानीय विशिष्ट कच्चे माल और कच्चे माल जिनकी भार में कमी हो रही है या नहीं, भार में कमी हो रही है या नहीं कमी हो रही है, इस पर निर्भर नहीं करता है, उसे ही फूट लूज या स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। फूट लूज उद्योग के कुछ उदाहरण जैसे हीरा प्रसंस्करण उद्योग, दवा उद्योग, आईटी उद्योग, हैंडसेट असेंबली उद्योग, इस सभी को फूट लूज उद्योग में शामिल किया जाता है। अब देखेंगे क्या है, जरा इसको समझिएगा। हीरा प्रसंस्करण उद्योग, इसके भार में कमी हो रही है या नहीं हो रही है, इसके मांग में क्या कमी हो रही है, क्या वृद्धि हो रही है, कोई मतलब नहीं है, इस पर यह निर्भर फूट लूज उद्योग इस पर निर्भर नहीं करता है। दवा उद्योग, इसके क्या
मूल्य में वृद्धि हो रही है, क्या मूल्य में नहीं वृद्धि हो रही, कोई मतलब नहीं। दवा की ऐसी आवश्यकताएं हैं कि हर व्यक्ति को दवा चाहिए अगर बीमार है तो इसे स्वच्छंद फूट या फूट लूज उद्योग कहेंगे, जो अपना मार्केट स्वयं बनाता है। स्वच्छंद या फूट लूज उद्योग काफी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें कहीं भी और कहीं से भी कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। इन उद्योगों को कम मात्रा में कच्चे माल और छोटे श्रम बलों की आवश्यकता होती है और साथ ही ये उद्योग अंतिम उत्पाद भी कम मात्रा में उत्पादन करता है। स्वच्छंद या फूटलूज उद्योग आमतौर पर प्रदूषणकारी उद्योग नहीं होते हैं, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। स्वच्छंद या फूटलूज उद्योग प्रायः परिवहन लाइनों जैसे सड़क, राजमार्गों, बंदरगाहों आदि के पास ही स्थित होते हैं। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है वो फूट लूज उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट किसको संदर्भित करता है? तो प्राथमिक घाटा जो है वह चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष की उधारी पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष की उधारी पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर जो होता है उसी को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान प्राथमिक घाटा कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिला में स्थित है? तो वह बिहार के पटना जिले में स्थित है। जरा देखिएगा, बिहार जन नाट्य संघ है क्या? पटना इप्टा, जिसे पटना इप्टा या इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की संज्ञा दी गई है। इसकी स्थापना डॉक्टर ए के सेन और राजकिशोर प्रसाद ने 1947 ईस्वी में पटना में किया था। जबकि ऑल इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जो है अखिल भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना 25 मई 1943 ईस्वी को मुंबई के मारवाड़ी हॉल में प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी के द्वारा किया गया था। दोनों चीजें, पटना में जो नाट्य संघ, जन नाट्य संघ पटना में जो है, पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जो है पटना में, उसकी स्थापना ए के सेन और राजकिशोर प्रसाद ने 1947 ईस्वी में किया था। क्लियर? पटना में। जबकि ऑल इंडिया केंद्र लेवल पर भारत सरकार के लेवल पर, भारत लेवल पर जन नाट्य संघ की स्थापना 25 मई 1943 ईस्वी में मुंबई में की गई थी प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की आपको गणना करता है, गणना कर रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। किया गया कार्य बराबर क्या होता है? कार्य जो है बराबर क्या हो जाएगा? अब इसमें कौन सा कार्य होगा? स्थितिज ऊर्जा वाला कार्य होगा कि गतिज ऊर्जा वाला होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 10 ग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। क्लियर? मास दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 10 ग्राम। क्लियर? और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है, कितना ऊंचाई से गिर रहा है? 4 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। क्लियर? 4 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। अब आपको इसमें निकालना क्या है? तो निकालना है किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर होता है mgh। क्लियर? तो मास दिया हुआ है आपका कितना? 10, जी कितना दिया हुआ है? 10 और एच कितना दिया हुआ है? 4, अर्थात 400 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द का प्रयोग शतरंज के खेल में किया जाता है। शतरंज 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक बौद्धिक एवं मनोरंजक खेल है। यह खेल मूलतः भारत का आविष्कार है और इसका प्राचीन नाम चतुरंग था। शब्दावली जो है शतरंज का वो गैम्बिट है, चेक है, क्वीन है, नाइट, कैसल, किंग, रुक, बिशप, पॉन, ग्रैंड मास्टर, एलो रेटिंग, चेकमेट और स्टेलमेट है। खेल परिचय की बात करें शतरंज के बारे में तो यह एक वर्गाकार बोर्ड में खेला जाता है जिसमें कुल 64 खाने 8 पंक्तियों में बटे होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के 16 मोहरे, जिसमें से 8 पैदल, 2 हाथी, 8 पैदल सैनिक, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़े, 1 वजीर और 1 राजा होता है। शतरंज खेल का विश्व चैंपियनशिप आयोजित करने वाली शीर्ष संस्था जो है वो द फेडरेशन इंटरनेशनल VHS है, यानी जिसे फाइड कहा जाता है। सर्वोच्च नियंत्रण निकाय जो है
वो वर्ल्ड चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी में की गई थी। वर्ल्ड चेस फेडरेशन का मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अकार्डी डोकावेल्ची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? बांडीबास का युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1761 ईस्वी में 12 जनवरी के दिन ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का एक हिस्सा था बांडीबास का युद्ध। क्लियर? इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है, बांडीबास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी की हार हो गई थी और पडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। फ्रांसीसी सेना नायक इस युद्ध में माउंट डी लैली था। पेरिस संधि 1763 ईस्वी के तहत बांडीबास के युद्ध को समाप्त कर दिया गया था, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? जरा ध्यान दीजिएगा, डेविड रिकार्डो जो है, इनको तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। इसके अलावा भी अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा सिद्धांत दिया गया इकोनॉमिक्स में, जरा ध्यान दीजिएगा, मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत हेक्स्चर और ओहलिन के द्वारा दिया गया था। अवसर लागत का सिद्धांत हैवरलर के द्वारा दिया गया था। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण का सिद्धांत रेगनर नर्क्स नामक विद्वान के द्वारा दिया गया। प्लानिंग एंड द पुअर नामक सिद्धांत का प्रतिपादन बी.एस. मिन्हास ने दिया था। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जे.एस. मिल ने दिया और जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके या ऊष्मीय ऊर्जा को विकिरित करके ही किया जा सकता है। जरा समझिएगा, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके या फिर उसे विकिरित करके किया जा सकता है। अब यह किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए स्टैंटन संख्या को एक मानक के रूप में तय किया जाता है, जिसमें ऊष्मा अंतरण गुणांक बटा ऊष्मा क्षमता होता है। इसके अलावा बोवेन अनुपात के द्वारा भी एक किसी भी वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए अनुपात के तौर पर संवेदी ऊष्मा बटे गुप्त ऊष्मा के रूप में देखा जाता है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए हुए रहते हैं, ऊष्मा रासायनिक समीकरण यह कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो इसमें मुक्त ऊष्मा को प्लस चिन्ह के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और जो ऊष्मा को माइनस चिन्ह के साथ समीकरण के अंत में लिखा जाता है, जो अवशोषित ऊष्मा होता है। जो मुक्त ऊष्मा होगा उसको पॉजिटिव के रूप में, जो अवशोषित ऊष्मा होगा उसको नेगेटिव के रूप में समीकरण के अंत में लिख दिया जाता है। रासायनिक समीकरण में अगर डैश ये तीर का निशान आगे की तरफ हो तो चिन्ह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए दिया जाता है, जबकि अगर एक दूसरे के रिवर्स चिन्ह दिया हुआ है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है यह चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है, जबकि अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15 में किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अवमूल्यन घटाने पर क्या प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर अवमूल्यन को घटा दिया जाए तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय आय की नेशनल इनकम की प्राप्ति होती है। क्लियर? किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद अगर निकालना है तो इसमें घरेलू आय में घटा दिया जाता है विश्व को भुगतान की गई साधन या फिर आय को, और इसमें शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो घरेलू आय तो जो है ये है, और इसके अलावा घटाया जाता है जो विदेशियों के द्वारा भारत में कमाया गया धन है, कमाया गया आय जो है उसको घटा दिया जाता है, और ऐसे आय जो भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाया गया आय होता है उसको जोड़ दिया जाता है, तब राष्ट्रीय आय को निकाल लिया जाता है। क्लियर?
साइमन कुज़नेट को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें 1971 ईस्वी का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निगम का किस वर्ष स्थापना किया गया था? 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। इसके अलावा और भी स्टील कंपनियां हैं जिसकी स्थापना देख लेंगे तो ISSCO इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में किया गया था। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में स्थित है इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया था वह कौन सा था? तो वह था कछवाह वंश के शासकों से सबसे पहला राजपूत था जिसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर का जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा वीर साल के महल में हुआ था और इनकी माता हमीदा बानो बेगम तथा पिता हुमायूं थे। इनके बचपन का नाम जलाल था और इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान में हुआ था। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई थी। ध्यान दीजिएगा तो अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। इसने मुगल साम्राज्य की जड़ों को भारत में और सुदृढ़ करने के लिए प्रसिद्ध राजपूत की नीति के तहत 1562 ईस्वी में आमेर के कछवाहा राजा के बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से पहला विवाह किया था। यानी वैवाहिक संबंध, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया था अकबर ने और सबसे पहला जो था राजपूत घर कछवाहा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक या मैकेनिक भाषा का प्रयोग किया जाता था? पहली पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था। आप देखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी थी? तो 1946 से 1959 ईस्वी को कंप्यूटर के क्षेत्र में पहली पीढ़ी समझा जाता है और इसका आधार जो था वो वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर को बनाया गया था और इसमें जो मेमोरी था वो पंच कार्ड और पेपर टेप मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इसके गणना का समय मिली सेकेंड था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो आया वो 1959 ईस्वी से 1965 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाया और इसमें ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर को बनाया गया, जबकि मेमोरी के रूप में चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसका गणना समय जो था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वो माइक्रो सेकेंड था। तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का युग शुरुआत हुआ 1965 से 1971 ईस्वी में और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित चिप का प्रयोग किया जाने लगा तथा इसमें मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण क्षमता वाला आ गया CD रैम। क्लियर? और इसमें गणना समय नैनो सेकेंड रखा गया। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर की शुरुआत हुई 1971 से 1980 ईस्वी के दौरान और इसमें VSLI माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर आने लगा तथा मेमोरी इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा, जबकि सेकंड मापक समय मापक जो था इसमें पिको सेकेंड के रूप में था। पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर 1980 ईस्वी से वर्तमान समय तक का काल को कहा जाता है और इसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित ही। चौथी पीढ़ी में VSLI और पांचवी पीढ़ी में USLI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, जबकि मेमोरी का प्रयोग वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया गया। इसमें सेकंड समय की गणना एक सेकंड में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। कब अलग कर दिया गया था? तो सन 1964 ईस्वी में केंद्रीय बजट से आर्थिक बजट को अलग कर दिया गया था पहली बार। क्लियर? 18 फरवरी 1860 ईस्वी को देश का पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में किया गया है, जबकि केंद्र सरकार के बजट की चर्चा किया जाए तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट की चर्चा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। बजट के स्तर पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुच्छेद 112 के तहत और राज्य सरकार के द्वारा अनुच्छेद 202 के तहत किया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से भारत आया था? तो अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली भारत आया था। जरा देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था वो अहमद खान था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच ही युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा की हार हो गई थी। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के समय यह युद्ध हुआ था। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव यह युद्ध हार जाने के कारण सहन नहीं कर पाए इस हार को और इनकी मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लंदन में किया गया था। इसके अलावा भी और देख लेंगे, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में श्री धरालू नायडू केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, पहले मतदान कर लेंगे, उसके बाद झंडा फहराने जाएंगे 26 जनवरी के दिन। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस प्रथा की शुरुआत 2011 से की गई थी। निर्वाचन आयोग के द्वारा 1993 ईस्वी से मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किया गया था। कब? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित कर देती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजन करने वाली जो विभाजक लाइन है वो डुरंड रेखा होती है। इसके अलावा भी ध्यान दे लेंगे, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच पाया जाने वाला एक भारत सीमा विभाजन रेखा होता है। रेडक्लिफ रेखा, सर्करिक रेखा और 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। मैगी नॉट नहीं तो क्या सिग फ्राइड कहेंगे। मैगी नॉट, मैगी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? सिग फ्राइड चाहिए। तो मैगी नॉट और सिग फ्राइड ये दोनों ही रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। जबकि 49वीं और 141वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। हिम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है? तो बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा जो है वो आइसोहिप्स लाइन जो है वो बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ती है। इसके अलावा आइसोहेल लाइन जो है वो दो समान समुद्री लवणता को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहेल जो है वो दो समान सूर्य ताप को मिलाने वाली रेखा है। आइसोबार्स जो है वो दो समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा है। इसके अलावा आइसोहाइट जो मिलाने वाली रेखा है। आइसोनेफ जो है दो समान मेघाच्छादन करने वाली क्षेत्र